गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स की क्लासेज में आपका स्वागत है। आज है 28 मई। आज हम 26, 27, 28 3 दिन की करंट अफेयर्स की घटनाओं को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की जो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है चक्रवात रेमल। इन दिनों आप देख रहे हैं कि चक्रवात रेमल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब ये चक्रवात रेमल की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है, किन क्षेत्रों को ये प्रभावित करेगा और इसका नाम जो है चक्रवात रेमल, ये रेमल नाम किस देश के द्वारा दिया गया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से प्रश्न बनता है, तो आइए इसे देख लेते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवात रेमल नामक संभावित गंभीर चक्रवाती तूफान के लिए चेतावनी जारी की है, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों को प्रभावित कर सकता है। चक्रवात रेमल के बारे में बात करें, इसके नामकरण से संबंधित, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की सूची में रेमल नाम ओमान देश के द्वारा दिया गया है। इस तथ्य को आप याद रखना। रेमल नाम किसके द्वारा दिया गया है, तो ओमान देश के द्वारा। इस वर्ष 2024 प्री मानसून सीजन में इस क्षेत्र में आने वाला यह पहला चक्रवात होगा। अरबी भाषा में रेमल शब्द का मतलब होता है रेत। अगर इसके उद्गम स्थल की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में इसका उद्गम देखा जा सकता है। इस मैप में आप देख रहे हैं, ये भारत का मैप है। इधर अरब सागर है और इधर बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है। तो इसी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में रेमल चक्रवात की उत्पत्ति हुई है। तो आप इसे समझ सकते हैं। इससे प्रभावित होने वाले जो अधिकतर क्षेत्र हैं, एक तो इधर बांग्लादेश है। अगर भारत की बात करें तो ये किस तट को अधिक प्रभावित कर रहा है, तो भैया बंगाल जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो ये पूर्वी तट के जो राज्य हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन राज्यों को ये चक्रवात रेमल सर्वाधिक प्रभावित करेगा। तो इस तरीके से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अगली खबर है भारत में दाल के आयात के संबंध में। हाल ही में एक आंकड़ा जारी किया गया है और इस आंकड़े के अनुसार भारत में दालों का आयात 6 साल के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। वित्त वर्ष 2024 में भारत में दाल का आयात 2023 की तुलना में 84% बढ़कर 6 साल के सर्वोच्चतर स्तर पर पहुंच गया है। ये जो आयात का स्तर बढ़ा है, इसका प्रमुख कारण क्या है, तो कम उत्पादन को देखते हुए भारत को लाल मसूर और पीली मटर को बिना शुल्क के आयात की अनुमति देने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। तो कम उत्पादन यानी भारत में दालों का प्रोडक्शन वो लगातार कम होता जा रहा है। क्योंकि भारत सबसे बड़ा दाल का उत्पादक देश है, लेकिन इसके साथ ही भारत दाल का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। तो अपने दाल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत को लाल मसूर और जो पीली मटर है, इसको बिना शुल्क आयात करना पड़ रहा है। इसके कारण जो दाल का आयात है वो लगातार बढ़ रहा है। और विगत वर्ष देखा गया है 2024 में भारत में दाल का जो आयात है वो 2023 की तुलना में 84% बढ़कर 6 साल के सर्वोच्चतर स्तर पर पहुँच गया है। दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगर भारत में दलहन की स्थिति देखें तो भारत विश्व में दाल का सबसे बड़ा आयातक, उत्पादक और उपभोक्ता, ये तीनों मामलों में अग्रणी है। इसे आप लोग याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा दाल उगाई भी जाती है और खाई भी जाती है। और अपनी दाल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत को अन्य देशों से दाल को क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। तो इसलिए भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ में उपभोक्ता भी है और आयातक भी है। प्रमुख उत्पादक राज्य देखें भारत में दालों के संबंध में, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ये दाल उत्पादक के मामले में अग्रणी राज्य हैं। देश में कुल दलहन उत्पादन में चने का योगदान लगभग 40% है। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। तो भारत में जिन दालों का उत्पादन किया जाता है उन सभी दालों में जो चने की दाल है इसका योगदान 40% है। इसके बाद तुअर यानी अरहर की दाल का स्थान आता है 15 से 20%। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि देश में कुल दलहन उत्पादन में सर्वाधिक योगदान चने का है। तो ऑब्वियसली वो स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। कितना चने का योगदान है कुल दाल उत्पादन में, 40%। उसके बाद अरहर की दाल का है 15 से 20%। भारत में जिन देशों से दाल का आयात किया जाता है उनमें प्रमुख जो देश हैं वो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, रूस है, तुर्की, तंजानिया, सूडान, मोजाम्बिक, मलावी, म्यांमार, ये प्रमुख देश है जहां से भारत जो है दाल इंपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट की बात करें यानी दाल का जो निर्यात किया जाता है भारत से, उन देशों की बात करें तो भारत, बांग्लादेश, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और नेपाल, इन देशों को दाल जो है निर्यात भी करता है भारत। तो ये सभी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अब इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है, भारत में कृषि और पोषण के संबंध में दालों को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दालें भारतीय किसानों के लिए निर्यात राजस्व का प्राथमिक स्रोत है। दूसरा स्टेटमेंट है गहन कृषि को बढ़ावा देने के लिए दालों को अधिक मात्रा में जल और रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है। तीसरा ऑप्शन है भारत में दालें चावल और गेहूं से आगे बढ़कर मुख्य खाद्य फसल बन गई हैं। चौथा ऑप्शन है दाल मृदा उर्वरकता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और ये आहार में प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है। तो भारत में कृषि और
पोषण के संदर्भ में दालों को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? हम जानते हैं कि जो फलीदार फसलें होती हैं, प्रमुख रूप से दालें, ये क्या करती हैं, ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करके नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित कर देती हैं। तो जो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, इसको पूरा करती हैं दलहनी फसलें। तो इस मामले में ये मृदा की उर्वरता को बढ़ाती हैं। और दालें जानते हैं कि प्रोटीन समृद्ध होती हैं, दालों में प्रोटीन अधिक होती है, तो ये आहार में प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है। इसलिए दालों के संबंध में जो ये प्रश्न पूछा गया है, इसमें सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी सही। अगली खबर है, रूस भारत के साथ परमाणु सहयोग बढ़ाने को तैयार हो गया है। हाल ही में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ने रूस के टाम्स्क क्षेत्र में प्रोरिव या जिसे ब्रेकथ्रू परियोजना कहते हैं, इस स्थल का दौरा किया है। इस दौरान दोनों देशों ने परमाणु सहयोग के विस्तार के क्षेत्र पर चर्चा की है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा। प्रोरियो या ब्रेकथ्रू परियोजना कहाँ पर है? तो ये रूस के टाम्स्क क्षेत्र में इस्टेब्लिश्ड है और हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ने इस क्षेत्र का दौरा किया और इसी दौरान दोनों देश ने परमाणु सहयोग के विस्तार के क्षेत्र पर चर्चा की। प्रोजेक्ट प्रोरियो या ब्रेकथ्रू परियोजना बंद परमाणु ईंधन चक्र के साथ नए तकनीकी मंच के निर्माण पर केंद्रित है। यह प्रयुक्त हो चुके परमाणु ईंधन और रेडियोधर्मी अपशिष्ट संबंधी समस्याओं का समाधान करेगा। परमाणु ईंधन चक्र में ईंधन तैयार करना, रिएक्टर परिचालन के दौरान प्रयुक्त ईंधन का उपयोग करना और प्रयुक्त परमाणु ईंधन का सुरक्षित प्रबंधन, ये तीनों चीज़ें शामिल हैं। बंद परमाणु ईंधन चक्र में प्रयुक्त ईंधन को पुनः प्रसंस्कृत और पुनर्चक्रित किया जाता है। यदि प्रयुक्त ईंधन को फिर से प्रसंस्कृत नहीं किया जाता है तो इसे ओपन फ्यूल साइकिल यानी खुला ईंधन चक्र कहते हैं। तो ईंधन चक्र से संबंधित ये स्टेटमेंट याद रखना। ईंधन चक्र का मतलब क्या होता है? ईंधन को तैयार करना, फिर रिएक्टर परिचालन के दौरान प्रयुक्त ईंधन का उपयोग करना और उसके बाद प्रयुक्त परमाणु ईंधन का सुरक्षित प्रबंधन करना। अब ईंधन चक्र में दो चीज़ें आती हैं, एक बंद ईंधन चक्र और दूसरा आता है खुला ईंधन चक्र। बंद परमाणु ईंधन चक्र क्या होता है कि प्रयुक्त ईंधन को अगर पुनः प्रसंस्कृत और पुनर्चक्रित किया जाता है तो वो बंद परमाणु ईंधन चक्र कहलाता है, और यदि प्रयुक्त ईंधन को फिर से प्रसंस्कृत नहीं किया जाता है तो इसे खुला ईंधन चक्र कहा जाता है। और प्रोरियो या जो ब्रेकथ्रू परियोजना है, ये बंद परमाणु ईंधन चक्र से संबंधित है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप लोग इसे याद रखिएगा। इससे संबंधित एक हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रोजेक्ट प्रोरियो बंद परमाणु ईंधन चक्र के साथ नई तकनीकी मंच के निर्माण के कारण ये सुर्खियों में रहा है। बंद परमाणु ईंधन चक्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अब आपको 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आपको बताना है बंद परमाणु ईंधन चक्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है परमाणु अपशिष्ट के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना, दूसरा है अधिक दक्षता से बिजली उत्पन्न करना, तीसरा ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्माण की प्रारंभिक लागत को कम करना और चौथा ऑप्शन है यूरेनियम स्रोतों की उपलब्धता में वृद्धि करना। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, परमाणु अपशिष्ट के पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना। क्योंकि जो बंद परमाणु ईंधन चक्र है, इसमें प्रयुक्त जो ईंधन होता है परमाणु बनाने में, इसको क्या किया जाता है? पुनः प्रसंस्कृत और पुनर्चक्रित किया जाता है। इसके कारण क्या होता है? परमाणु अपशिष्ट का जो है पर्यावरणीय प्रभाव जो है वो कम हो जाता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हम पॉलीथीन को अगर रिसाइकल करते हैं तो क्या करता है? उसका पर्यावरणीय प्रभाव कम हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम परमाणु ईंधन में जो प्रयुक्त ईंधन है, इसको हम पुनः प्रसंस्कृत और पुनः चक्रित करेंगे, इसको हम दोबारा से रिसाइकल करके यूज करेंगे, तो जो परमाणु अपशिष्ट होता है, इसका जो निगेटिव पर्यावरणीय प्रभाव है वो कम हो जाएगा। और यही बंद परमाणु ईंधन चक्र का प्राथमिक उद्देश्य है। बंद परमाणु ईंधन चक्र ये किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट प्रोरियो या जिसे ब्रेकथ्रू परियोजना कहते हैं, ये इसके अंतर्गत शामिल है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा। अगली खबर है एस्ट्रोसैट के संबंध में। एस्ट्रोसैट के द्वारा किए गए पर्यवेक्षणों ने ब्लैक होल एक्सरे बाइनरी प्रणाली से हाई एनर्जी एक्सरे फोटॉन के अनियमित उत्सर्जन का पता लगाने में मदद की है। अब ये एस्ट्रोसैट क्या है, ये देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। भारत की पहली समर्पित मल्टी वेवलेंथ अंतरिक्ष वेधशाला है। तो इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। एस्ट्रोसैट क्या है? ये भारत की पहली समर्पित मल्टी वेवलेंथ अंतरिक्ष वेधशाला है। इसरो ने 2015 में PSLV C30 के जरिए इसे निम्न भूकक्षा में स्थापित किया था। तो इसरो के द्वारा 2015 में PSLV C30 के जरिए इसे कहाँ स्थापित किया गया था? निम्न भूकक्षा में। इसका लक्ष्य क्या है? एक्सरे, ऑप्टिकल और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोतों का एक साथ अध्ययन करना एस्ट्रोसैट का उद्देश्य है। तो ये याद रखिएगा, एस्ट्रोसैट के संबंध में इंपॉर्टेंट है, इन दिनों ये काफ़ी सुर्खियों में है। अब इसी से संबंधित एक प्रश्न है, एस्ट्रोसैट भारत की मल्टी वेवलेंथ अंतरिक्ष वेधशाला है, इसका उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फेयर और सूर्य की सबसे बहरी परत का निरीक्षण करना। दूसरा ऑप्शन है
समुद्र की सतह पर प्लवक के साथ वायुमंडल में एरोसोल की निगरानी करना। तीसरा ऑप्शन है सतह की मृदा की नमी और जमने पिघलने की स्थिति का मापन करना। और चौथा ऑप्शन है एक्सरे, ऑप्टिकल और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रल बॉन्ड में खगोलीय स्रोतों का एक साथ अध्ययन करना। तो एस्ट्रोसैट का उद्देश्य क्या है? एस्ट्रोसैट का उद्देश्य इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही होगा। अभी हमने ऊपर बताया कि ये एक्सरे, ऑप्टिकल, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोतों का एक साथ अध्ययन करना इसका प्राथमिक लक्ष्य है। एस्ट्रोसैट 2015 में इसरो के द्वारा स्थापित किया गया था। ये भारत की पहली समर्पित मल्टी वेवलेंथ अंतरिक्ष वेधशाला है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है पेरियार नदी के संबंध में। ये ज्योग्राफी सेक्शन में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चर्चा में क्यों है पेरियार नदी? तो हाल ही में पेरियार नदी में बड़ी संख्या में मछलियों के मरने की घटना दर्ज की गई है और इसके कारण ये अखबार की सुर्खियों में लगातार बनी हुई है। पेरियार नदी के बारे में देख लेते हैं। अब यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। तो यह केरल की 12 और सबसे लंबी नदी है। तो यह नदी पेरियार टाइगर रिजर्व से होकर बहती है और पेरियार झील जो एक मानव निर्मित जलाशय है यहाँ तक पहुँचती है। फिर इसके बाद यहाँ से पानी बेम्बनाथ झील, आपने जानते हैं बेम्बनाथ झील केरल में स्थित है। तो पेरियार नदी का पानी बेम्बनाथ झील में पहुंचता है और अंत में ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो पेरियार नदी पश्चिमी घाट के शिवगिरी पहाड़ियों से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और इस बीच जो है यह पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार झील और बेम्बनाथ झील, इन तीनों में जो है इसका पानी पहुँचता है। सहायक नदियों की बात करें तो मुतिरा, पुनेयर, पुल्लायार, चेरुतेनी, एडमाला, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। पेरियार बेसिन पर मुख्य बांध कौन से हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बांधों में देखें तो इडुक्की, मुल्ला पेरियार और एडमाइलर, ये सभी प्रमुख बांध हैं इस पेरियार नदी में। खासकर मुल्ला पेरियार बांध देखें तो पेरियार नदी की सहायक नदी मुल्लायार पर है। इडुक्की ये पेरियार नदी पर ही है और जो एडमाइलर परियोजना है, मुख्य बांध है, ये पेरियार की सहायक नदी एडमाला नदी पर स्थित है। शंकराचार्य का जन्म स्थान भी कलाडी पेरियार के तट पर ही स्थित है। शंकराचार्य आप जानते हैं इन्होंने अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था। तो ये पेरियार नदी से संबंधित हमने सभी महत्वपूर्ण तथ्य देखे। अब इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है, पेरियार नदी के संदर्भ में बताना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कितने कथन सही है। पहला कथन है यह तेलंगाना की एक 12 और सबसे लंबी नदी है। दूसरा, मुल्ला पेरियार और इडुक्की बांध इसी नदी पर स्थित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन होगा केवल 2 सही होगा, क्योंकि जो पेरियार नदी है वो तेलंगाना की नहीं बल्कि केरल की 12 और सबसे लंबी नदी है। ऊपर हमने आपको ये बताया है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। अगली खबर है एआई क्रिस और एआई भूमि के संबंध में। ये हाल ही के दिनों में काफ़ी चर्चा में है। कारण क्या है कि जो दूरदर्शन किसान है, डीडी किसान जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसके द्वारा एआई क्रिस और एआई भूमि नाम से 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर्स लॉन्च करने की घोषणा की गई है। एआई एंकर्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये मनुष्य की तरह काम कर सकते हैं। ये साल भर 24 घंटे न्यूज पढ़ सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर्स अनुसंधान, कृषि मंडियों के रुझान, मौसम में बदलाव आदि से संबंधित आवश्यक कृषि संबंधी जानकारियाँ प्रदान करेंगे। ये 50 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं बोल सकते हैं। अब ये जो खबर है आपके प्रीलिम्स एग्जाम में भले ना पूछी जाए, लेकिन इस तरीके की खबर को हम लोग एक अलग डायरी में नोट डाउन कर ले फॉर मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अब अगर आपके एग्जाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज आ जाए, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में, आप इसको बता सकते हैं किस तरीके से हम एग्रीकल्चर सेक्टर में एआई का उपयोग कर सकते हैं और उसका ये बेहतरीन एग्जाम्पल देकर आप अपनी बात को वहाँ पर तार्किक रूप से रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। एआई क्रिस, एआई भूमि, दूरदर्शन किसान के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और ये 50 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं बोल सकता है, 24 घंटे न्यूज पढ़ सकता है साल के 12 महीने। बाकी अनुसंधान, कृषि मंडियों के रुझान, मौसम में बदलाव, इन सबसे संबंधित जो है जानकारियां दे सकता है। ये अच्छा एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर सेक्टर में एआई के उपयोग से संबंधित। डीडी किसान के बारे में देखें तो भारत सरकार ने इसकी स्थापना 2015 में की थी। ये किसान को मौसम, वैश्विक एवं स्थानीय बाजारों में होने वाले बदलाव आदि के बारे में सूचना प्रदान करता है। राइट, तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में इकोनॉमिक सेक्शन में पूछा जा सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने दीर्घकालिक पूंजी लाभ की गणना हेतु वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक को अधिसूचित किया। अब कई बार प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कि दीर्घकालिक पूंजी लाभ के लिए किस प्रकार की मुद्रा स्फीति सूचकांक को जारी किया जाता है। तो याद रखिएगा, लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक जो है वो दीर्घकालिक पूंजी लाभ की गणना करता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक किसकी गणना करती है? तो दीर्घकालिक पूंजी लाभ की। अब ये दीर्घकालिक पूंजी लाभ क्या है, इसे देख लीजिए। या 12 से 6 महीने या उससे अधिक समय तक अपने पास रखी गई परिसंपत्तियों को बेचने पर अर्जित किया जाता है। पूंजीगत परिसंपत्तियों में स्टॉक,
बॉन्ड, आभूषण, भवन आदि शामिल हैं। अब 2023 का आप यूपीएससी का प्रश्न उठा के देखिए, वहाँ पर पूछा गया था कि पूंजीगत परिसंपत्तियों में कौन सी परिसंपत्तियाँ शामिल हैं। उसमें 4 स्टेटमेंट थे, जिनमें से स्टॉक और बॉन्ड भी शामिल था। तो इस तरीके से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के बारे में आप जान लीजिए, 12 से 36 महीने यानी 1 साल से 3 साल या उससे अधिक तक अपने पास रखी गई परिसंपत्तियों को बेचने पर जो लाभ अर्जित किया जाता है वो दीर्घगत पूंजीगत लाभ होता है। और इस पूंजीगत परिसंपत्तियों में क्या क्या शामिल हो सकता है, ये उदाहरण आप लोग याद रखिएगा, जिसमें स्टॉक आ सकता है, बॉन्ड आ सकते हैं, आभूषण और भवन, ये सभी पूंजीगत परिसंपत्तियों में शामिल होते हैं। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के द्वारा। अलग अलग परिसंपत्तियों के लिए पूंजीगत लाभ की गणना की अवधि अलग अलग होती है। लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के बारे में देख लीजिए, तो लागत मुद्रास्फीति सूचकांक प्रत्येक वर्ष आयकर अधिनियम 1961 के तहत अधिसूचित किया जाता है। ये सभी स्टेटमेंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लागत मुद्रास्फीति सूचकांक का उपयोग करदाताओं द्वारा पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त धन को मुद्रास्फीति से समायोजित करने के बाद लाभ की गणना करने के लिए किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स सेक्शन में आपसे प्रश्न यहाँ से बन सकता है और लगातार भी यहाँ से प्रश्न बनता भी रहा है। अब आते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है बिहार स्पेशल से संबंधित। बांका सौर ऊर्जा संयंत्र, बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बांका बिहार में चालू किया गया। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, हाल ही में बिहार के किस राज्य में बिहार राज्य का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, तो आपका जवाब होना चाहिए बांका में। बिहार ने बांका जिले में 50 मेगावाट का एक नया सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया, जिससे इसकी कुल सौर क्षमता जो है 181.1 मेगावाट तक बढ़ गई है। भारत को 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने और 2030 तक नवीकरणीय स्रोतों से 50% बिजली पैदा करने में मदद करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। और बिहार राज्य भी जो है इस टारगेट को पूरा करने के लिए लगातार कई सारे प्रयास कर रहे हैं और इन्हीं प्रयास में शामिल है ये बिहार राज्य में स्थित बांका में सबसे बड़ा सौर संयंत्र चालू किया गया है बिहार का। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगली खबर है, भारत में 400 से अधिक गंगा डॉल्फिन को अभी देखा गया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन पाई गई हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली नदी डॉल्फिन में से 2000 से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन मुख्यतः चंबल नदी में हम देख सकते हैं। और गंगा डॉल्फिन से आपके 69th बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर प्रश्न फिर से पूछा जाता है तो आप लोग गलत मत कीजिएगा, काफ़ी कंसेप्चुअल प्रश्न यहाँ से पूछा गया था। तो जो 4000 गंगा डॉल्फिन पाई गई हैं हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थान की जो हालिया रिपोर्ट आई है इसके अनुसार, और इन 4000 गंगा डॉल्फिन में 2000 से अधिक जो गंगा डॉल्फिन है वो अकेले उत्तर प्रदेश राज्य में पाई गई हैं। और इस उत्तर प्रदेश राज्य में भी जो चंबल नदी है यहाँ पर मुख्य रूप से ये गंगा डॉल्फिन देखी गई हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यूपीपीएससी का एग्जाम देते हैं तो ये और भी अधिक महत्वपूर्ण न्यूज आपके लिए हो जाती है। तो भारत में सबसे अधिक गंगा डॉल्फिन किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। नदी के बारे में पूछा जाएगा तो चंबल नदी। अब गंगा डॉल्फिन के बारे में देख लेते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। गंगा नदी डॉल्फिन को ब्लाइंड डॉल्फिन, गंगा सुसु या ह्यू के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है प्लानिस्टा गैंगेटिक और 69th बीपीएससी में ये स्टेटमेंट था। तो ये ब्लाइंड डॉल्फिन यानी इनको दिखाई नहीं देता है, गंगा सुसु या ह्यू के नाम से भी जानते हैं गंगा नदी डॉल्फिन को, याद रखिएगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, प्लैटनिस्टा गैंगेटिका। ऐतिहासिक रूप से गंगा डॉल्फिन गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदी प्रणालियों में ये पाई जाती थी। वर्तमान में गंगा डॉल्फिन भारत की गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक नदी प्रणाली, नेपाल की कर्णाली, सप्तकोशी और नारायणी नदी प्रणाली, वही बांग्लादेश की मेघना, कर्णफुली सांगू नदी प्रणाली के कुछ हिस्से में पाई जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कि वर्तमान में गंगा डॉल्फिन जो है वो किन किन क्षेत्रों में इनका पर्यायवास देखा जा सकता है। भारत के भीतर या मुख्य रूप से गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों जैसे घाघरा, कोसी, गंडक, चंबल, रूपनारायण और यमुना की मुख्य धारा में इन्हें देखा जाता है। अब गंगा डॉल्फिन से संबंधित कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं। गंगा जो डॉल्फिन होती हैं वो अंधी होती हैं, ब्लाइंड होती हैं, यह केवल मीठे पानी में रह सकती हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। गंगा डॉल्फिन कहाँ रह सकती हैं, केवल मीठे पानी में रह सकती हैं, लवणीय जल में ये नहीं आपको देखने को मिलेंगी। वे शिकार करने के लिए सोनार की तकनीकी का उपयोग करती हैं। चूँकि अंधी होती हैं तो शिकार करने के लिए जिस तकनीकी का उपयोग करते हैं उसका नाम है सोनार तकनीकी। वे अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे उत्सर्जित करती हैं जो मछली और अन्य शिकार से टकराकर वापस डॉल्फिन के पास आती हैं, जिससे डॉल्फिन को उनका स्थान पता चल जाता है और फलस्वरूप उनका शिकार करना आसान हो जाता है। वे अक्सर अकेले या छोटे समूह में पाए जाते हैं। वे पानी में सांस नहीं ले सकते, इसलिए हर 30 से 120 सेकंड में वापस पानी की सतह पर इनको वापस आना पड़ता है। सांस लेते समय निकलने वाली ध्वनि के कारण जानवरों को लोकप्रिय रूप से
इसको सुसु भी कहा जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेटमेंट बना के प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए गंगा डॉल्फिन से संबंधित जो सभी चीज़ें हमने बताई हैं इनको आप लोग याद रखिए। आपके एग्जाम में यहाँ से लगातार प्रश्न पूछा जाता रहा है और 69th बीपीएससी में हमने देखा था यहाँ से प्रश्न पूछा गया था और फिर से प्रश्न ये बन सकता है। अब सरकार ने गंगा डॉल्फिन को बचाने के लिए कौन से कदम उठाए, और मेंस एग्जाम में भी प्रश्न जो है शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो सभी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। नदी डॉल्फिन को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों ने कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख कदम हैं, जैसे गंगा नदी डॉल्फिन को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया है, जो उच्चतम स्तर की कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 18 मई 2010 को गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया था। इसे याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि किस वर्ष भारत में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया था। आपका जवाब होना चाहिए 2010 में। केंद्र प्रायोजित योजना वन्यजीव आवासों का विकास के तहत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गंगा नदी डॉल्फिन को 22 गंभीर रूप से लुप्त प्रजातियों में से इसे भी शामिल किया गया है। बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य इस प्रजाति की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। तो विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर में इस गंगा नदी डॉल्फिन को संरक्षित करने के लिए किया गया था। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप लोग इन्हें याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से लगातार पूछा जाता है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे करंट अफेयर से संबंधित। और आप देख रहे हैं कि लगातार इन दिनों आग जनित घटनाएं काफ़ी हो रही हैं दिल्ली और अन्य भारत के क्षेत्रों में, देख सकते हैं। तो उसी से संबंधित एक प्रश्न है, अग्नि सुरक्षा के संदर्भ में आपको बताना है, विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं, इनमें बताना है कितने कथन सही हैं। पहला, अग्निशमन सेवा राज्य सूची का विषय है तथा अग्नि सुरक्षा संबंधी उपाय नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। अग्नि सुरक्षा के संदर्भ में जो अग्निशमन सेवा है वो राज्य सूची का एक विषय है। अग्नि सुरक्षा संबंधी उपाय नगर पालिकाओं के अंतर्गत आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 में फायर एंड लाइफ सेफ्टी ऑडिट का प्रावधान किया गया है। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो अग्नि सुरक्षा के संदर्भ में दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेट्स मूव इंडिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया है। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्पेन 99वां सदस्य बन गया है। हमने अपनी पिछली क्लास में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में आपसे डिटेल में चर्चा की थी। COP21 के दौरान 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को लॉन्च किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत के गुरुग्राम शहर में स्थित है, इस चीज़ को याद रखेगा। और 99वां सदस्य कौन सा बन गया है, स्पेन। हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिकों को वर्ष 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा श्रीनिवास आर कुलकर्णी। श्रीनिवास आर कुलकर्णी को भी हाल ही में खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपको बताना है कि इस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। पहला ऑप्शन है जेनी एरपेनबेक, दूसरा ऑप्शन है जोजो मोयोस, तीसरा ऑप्शन है रोहिंग्या सुदरंग और चौथा ऑप्शन है माइकल जॉन। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में किस व्यक्ति को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी बुक है कैरोस, इस कैरोस बुक के लिए ही उनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सही जवाब को आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमने अपनी पिछली क्लास में इन सभी घटनाओं पर चर्चा की है, उसी से रिलेटेड हमने आपको यहाँ प्रश्न दिए हैं। आई होप आप सभी को ये करंट अफेयर्स की घटनाएं पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वही यहाँ पर चर्चा की जाती है। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक आप लोग पढ़ते रहें, जहाँ है वहाँ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।